नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, हिंदी मॉडल पेपर की सीरीज़ में अपना ये 17वां मॉडल पेपर रहेगा, जिसमें 30 प्रश्न हैं बिल्कुल परीक्षा के हिसाब से और नए पैटर्न के हिसाब से। कोशिश यही की गई है कि एक आधा भी प्रश्न इस पेपर में गलत न हो, गलत आंसर न बताया जाए। तो चेक करके बिल्कुल बनाया गया है। फिर भी अगर कहीं समस्या हो, आप ज़रूर से ज़रूर लिखें, उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मित्रों, शुरू कर लेते हैं आज के इस पेपर को। और ये पेपर आपके एक प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा आपको इस पेपर को करने पर। आपको पता चल पाएगा कि किस प्रकार के पेपर बन सकते हैं हिंदी में। पेपर अच्छा है, ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए। संगत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस गत, या बाकी के 3 ऑप्शन भी हैं, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर मित्रों रह जाएगा आपका सम प्लस गत। संगत होगा सम प्लस गत, और यहाँ पे व्यंजन संधि का एग्जाम्पल ये रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए दूसरा आपका प्रश्न है कि गलती का पर्यायवाची शब्द क्या है? त्रुटि है, भूल है, अशुद्धि है, या उक्त सभी? तो देखिए, गलती का पर्यायवाची शब्द पूछा है तो ऑप्शन चारों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ही अपना उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है, या द्वंद्व आपका द्विगु है, या तत्पुरुष है? देखिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन भी इसमें होता है, या हर दिन भी इसका समास विग्रह होता है? तो प्रत्येक दिन ज़्यादा सही होता है वैसे, है ना। तो प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन इसका मतलब अव्यय भाव समास यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर 2 मित्रों इसका आंसर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? क्योंकि अपन जानते हैं कार्य जो है वो तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप क्या होता है? काज होता है। ठीक है, कार्य का क्या होता है? काज होता है। तो ऑप्शन 3 मित्रों सही उत्तर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विचार में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो वैचारिक शब्द बनेगा। वैचारिक शब्द बनेगा। इसमें देखिए ऑप्शन 1 होगा या 4 होगा, कौन सा सही है मित्रों इसमें? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, वैचारिक। ठीक है, वैचारिक। याद रखिएगा, काफ़ी बच्चे बड़ी ई की मात्रा कर देते हैं यहाँ पे, वैचारिक में छोटी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, चलिए मित्रों, ये सारे प्रश्न आपके किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। प्रश्न आपको इजी लगेंगे, लेकिन देखिए पूछे गए हैं हिंदी में। प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते। छठा आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सु उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सुलभ में, सुसुप्त में, सुक्ति में, या संहार में? तो देखिए, सु उपसर्ग का जो प्रयोग नहीं हुआ है वो आपका है संहार में। यहाँ पे बाकी सुलभ हुआ, सुसुप्त हुआ, सुक्ति हुआ, सब में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ। देखिए, सु में यहाँ पे बड़ा ऊ है इसमें सुक्ति में, लेकिन ये इस प्रकार से है सु प्लस उक्ति। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रहेगा सुक्ति। ठीक है, संहार जो है वो संहार का आपका सम प्लस हार बनेगा। सम प्लस हार इसका विग्रह होगा, तो संहार ये बना। और यहाँ पे सु उपसर्ग नहीं है, सम उपसर्ग है, तो ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? तुच्छ स्थान में नगण्य वस्तु, या तुच्छ स्थान में अच्छी वस्तु? तो तुच्छ स्थान का बहुमूल्य न होना, या साधुओं के पास धनाभाव न होना? तो देखिए, गुदड़ी के लाल का अर्थ है तुच्छ स्थान में अच्छी वस्तु। ऑप्शन बी मित्रों यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। चलिए मित्रों, अगला आपका प्रश्न 8वां प्रश्न है कि कूद कूद मछली बगुले को खाए, इसका अर्थ क्या है? तो ये एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है, देखिए वैसे तो बगुला मछली को खाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि कूद कूद कर मछली बगुले को खाए। तो देखिए, कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली को मारे ये है, विपरीत कार्य करना ये होगा, या कुर्तीला व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। ये फुर्तीला होना चाहिए, कुर्तीला नहीं, फुर्तीला व्यक्ति है। अपनी गली में कुत्ता शेर होता है। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा मित्रों वो रहेगा बी, विपरीत कार्य करना। कूद कूद कर मछली बगुले को खाए, हालांकि बगुला खाता है लेकिन उल्टा हो रहा है, तो विपरीत कार्य करना। ऑप्शन 2 सही होगा, बी वाला। 9वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द सदा एक वचन में रहता है? समय, रत्न, राशि, या देवता? तो देखिए, हमेशा जो एक वचन में प्रयुक्त होगा वो आपका ये रतन नहीं है, रत्न होगा ये, है ना। मेरे हिसाब से तय आधा आना चाहिए। चलिए, रतन नहीं, पूरा ही आएगा, सही है, रतन ही होगा। ठीक है, रतन शब्द हमेशा बहुवचन में होता है साथियों। राशि एक वचन में नहीं होती, आपकी बहुवचन में होती है। देवता भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या कि कौन सा शब्द सदा एक वचन में रहता है। भाई देवता का अपन देवताओं में बदल सकते हैं। भाई देवता तो एक वचन है, लेकिन देवताओं भी तो बना सकते हैं। और राशि है, वो कितनी राशि दी, ये एक वचन है। राशियों, ये भी तो हो सकता है। रत्नों, आभूषणों, रत्नों, ये भी तो हो सकता है। समय जो समयों नहीं बोल सकते अपन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, जिसको प्रश्न करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसको प्रश्न करना कठिन हो, आशुतोष। तो आशुतोष तो साथियों शीघ्र प्रश्न होने वाला होता है। जो व्यक्ति शीघ्र ही प्रश्न हो जाए वो आशुतोष। आशुतोष भगवान शंकर के लिए प्रयुक्त किया जाता है आशुतोष। ठीक है। क्रोधी, तो जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। दंभी, जो अहम में ज़्यादा रहे। और दुराराध्य, यानी कि दुराराध्य का अर्थ है जिसको प्रश्न करना कठिन हो। ऑप्शन डी मित्रों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। चलिए 11वां आपका प्रश्न कि वह व्यक्ति जो चुगलखोर होता है एक दिन लज्जित होता है, वाक्य किस प्रकार का है। सरल है वाक्य, संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वह व्यक्ति जो चुगलखोर होता है एक दिन लज्जित होता है, कोमा लगा हुआ है बीच में और आगे है कि एक दिन लज्जित होता है। तो ये एक मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल होगा मित्रों। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, लड़के बाग में खेल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है, या विशेषण पदबंध है, या सर्वनाम पदबंध है। तो देखिए यहाँ पे अपन देखेंगे कि लड़के बाग में खेल रहे हैं, अंडरलाइन किसी के नहीं है, फिर भी पूछा है कि पदबंध कौन सा है। तो देखिए जब ऐसी स्थिति हो और वाक्य में अगर दो या दो से अधिक क्रियाएं हैं तो वो क्रिया पदबंध होगा हमेशा। तो देखिए यहाँ पे खेलना भी क्रिया और रहना भी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 मित्रों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये क्रिया पदबंध आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, किसी शब्द या नाम को पूरा ना लिखकर शब्द के पहले अक्षर पर किसी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अपन लिखते हैं डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर में अपन इस प्रकार से लिख करके छोड़ देते हैं। तो ये जो आपका निशान लगाते हैं, कौन सा चिन्ह है आपका, ये मित्रों आपका लाघव चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही होगा। डॉक्टर राजेश, जैसे डॉक्टर राजेश शर्मा अपन लिखते हैं तो डॉक्टर राजेश शर्मा इस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। तो डॉक्टर शब्द के आगे अपन लाघव चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही होता है। आंसू, ओठ, प्राण, या उपयुक्त सभी। तो देखिए आंसू बहुवचन में, ओठ तुम्हारे होठ अच्छे हैं या पतले हैं या मोटे हैं, तो ऑप्शन बी भी सही है कि ओठ भी हमेशा आपका जो है वो बहुवचन में होता है। प्राण, उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए या प्राण निकल गए, ठीक है, तो ये भी बहुवचन होता है। आंसू गिराने लगा वह अपने आंसुओं को गिराने लगा, ऐसे नहीं बोलते, वो अपने आंसू गिराने लगा, ठीक है। तो आंसू भी आपका बहुवचन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा निश्चित रूप से, सारे के सारे बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द कौन सा है। परीक्षा, त्योहार, मौखिक, या दिनांक। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द पूछा है तो देखेंगे दिनांक के लिए मित्रों सही आंसर आपका क्या होगा, सही ऑप्शन जो होगा वो होगा दिनांक। शुद्ध रूप दिनांक का ये रहेगा। केवल बिंदु यहाँ पे अनुस्वार आता है ना, चंद्र बिंदु नहीं आता। मौखिक को अपन लिखे तो मौखिक होता है, मौखिक नहीं होता। 2 मात्रा, औ की मात्रा आएगी मौखिक। और त्योहार आपका जो है वो बिल्कुल सही है। तो शुद्ध शब्द पूछा था तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। बाकी परीक्षा में ई की मात्रा बड़ी आती है, परीक्षा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 रहेगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। रचनात्मक, सृजनात्मक, कौशलात्मक, या ज्ञानात्मक। तो ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। भाई ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान पूछा है तो ज्ञानात्मक में ही आएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ लें। अगला आपका प्रश्न कि भाषा का शिक्षण कैसा होना चाहिए। तो भाषा का शिक्षण औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, निरौपचारिक हो, या इनमें से कोई नहीं हो। तो भाषा का शिक्षण देखिए औपचारिक का मतलब क्या है कि जिसमें निश्चित तो स्थान हो और निश्चित समय हो, सब कुछ निश्चित चीज़ें हो, निश्चित स्थान व समय जहाँ पे आ जाए वो आपका औपचारिक आपका स्थान और समय है।
वो आपका औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। जैसे अपन स्कूल वगैरह में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में, वो आपकी क्या है, आपकी वो एक प्रकार से औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा की अगर बात करें तो मित्रों, अनौपचारिक शिक्षा जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, समय की, स्थान की, कभी भी कहीं भी सीखा जा सकता है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा भाषा शिक्षण के लिए। भाषा का शिक्षण कैसे होना चाहिए, तो अनौपचारिक रूप से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गृह कार्य मुख्य उद्देश्य। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र को घर पर व्यस्त रखना है, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना है, सुलेख की योग्यता का विकास करना है, या संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना है। तो इसका मित्रों आंसर होगा पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका प्रश्न, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है मित्रों? देखिए, एक, इसमें शिक्षण रोचक व प्रभावी बनेगा। 2, इससे छात्रों में के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी। और 3 है, इससे बालक को सही दिशा मिलेगी। और 4, इससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा। तो गृह कार्य का मूल्यांकन आवश्यक किस लिए है? इससे बच्चे के सबल और निर्बल पक्ष के बारे में पता चलेगा कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, और बच्चे की कमजोरी कहाँ है, कौन से शब्द गलत लिख रहा है, कौन से सही लिख रहा है, मात्रा का बोध कहाँ पर उसको नहीं है, कहाँ पर है, काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो ऑप्शन है 2 मित्रों यहाँ पे आपका ठीक उत्तर रहेगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम क्या है? महापुरुषों की जीवनियाँ है, रचनानुभूति है, पौराणिक गाथाएं हैं, या परियों की कहानियां हैं? तो देखिए, कल्पना शक्ति का विकास करना है तो बच्चे में इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ को सुनने का। क्योंकि देखिए, बच्चा जब किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेगा तभी तो वो कल्पना कर पाएगा उसके बारे में उतनी शानदार तरीके से। अब महापुरुषों की जीवनियाँ बच्चा इतना ध्यान से, हो सकता है सुने भी नहीं सुने भी, भाई किसी महापुरुष की जीवनी हो सकता है रोचक नहीं हो। रसानुभूति कविताएं जो है वो सुन के भी, ये ज़रूरी थोड़ी है कि अब एक शिक्षक कविता गा रहा और बच्चा जो कल्पना जगत में खो गया, ऐसा नहीं होता। पौराणिक गाथाओं में हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। सबसे बढ़िया परियों की कहानियाँ बच्चों को बड़ी पसंद होती हैं, छोटे बच्चों की यहाँ पे स्पेशली बात की जा रही है ना, छोटे बच्चों की बात की जा रही है। हालांकि अगर बच्चों की आयु के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी इसमें भी परिवर्तन होता रहेगा मित्रों इन कहानियों में। लेकिन कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए छोटे बच्चों में परियों की कहानियाँ बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर रहेगा मित्रों। अगला प्रश्न, वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है? तो स्व अध्ययन विधि, गृह कार्य, पर्यवेक्षित विधि, अध्ययन मौखिक कार्य? तो देखिए ये आंसर रहेगा पर्यवेक्षित विधि, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में कार्य अंत में आता है। भाषा शिक्षण में कार्य जो अंत में आएगा वो बताना है। कौन सा कार्य अंत में होता है भाषा शिक्षण में? वाचन होता है, श्रवण होता है, उच्चारण होता है, या लेखन होता है? तो देखिए, वाचन, श्रवण, उच्चारण ये तो पहले होंगे। सबसे लास्ट में जो होगा आपका वो लेखन होता है। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या होता है? लेखन। ऑप्शन नंबर 4 मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न, पाठ संसर्ग उपागम का आशय क्या है? 1, पाठ्य पुस्तक के पाठों के शिक्षण के दौरान ही भाषा तत्वों की यथास्थान शिक्षा प्रदान करना। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है। अगला, पाठ में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का सही उच्चारण, ये भी पाठ संसर्ग उपागम का ही हिस्सा है। तीसरा है, शब्दार्थ, शब्द रचनाएं, वाक्य संबंधी क्षमताओं को प्राप्त करना। ठीक है, को प्राप्त करना, ये भी ठीक है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आराम से आप आंसर कर सकते हैं, उपयुक्त सभी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाती हैं? सुनना, गुनगुनाना, बोलना, या पठन? तो अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाती हैं? तो मित्रों बात है अभिव्यक्ति की मतलब कुशलता, तो वो आपका रहेगा बोलना। ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है, स्पीकिंग जिसमें आता है ना, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका ठीक उत्तर रहेगा मित्रों। अगला प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। पत्र लेखन है, निबंध लेखन, वाद विवाद, या नाट्य लेखन? तो वाद विवाद जो है
वो लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। बाकी पत्र लेखन, निबंध लेखन, लेखन का कार्य जहाँ होगा लिखित अभिव्यक्ति का साधन होगा निश्चित रूप से। अगला प्रश्न, जनसंपर्क संप्रेषण के अध्ययन हेतु आवश्यक है प्रिंट मीडिया के आधारभूत समझ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आधारभूत समझ या एक व दो, दोनों? तो दोनों ही ठीक है। जनसंपर्क संप्रेषण, भाई जन सामान्य से अच्छे से कैसे संपर्क साधा जाए, कैसे अच्छे से बात की जाए उनसे, तो दोनों ही चीज़ों की जानकारी आवश्यक है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका मित्रों उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं लोगों को किस दशा के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा या उपरोक्त सभी? तो सभी दशाओं के बारे में जानकारी देती हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों कि मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां हैं अवलोकन व साक्षात्कार, उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या स्वाभाविकता का सिद्धांत? तो मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली जो प्रविधियां हैं वो मित्रों आपकी हैं अवलोकन व साक्षात्कार, क्योंकि देखिए ये आपके एक प्रकार से उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का, स्वाभाविकता का, ये सारे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में जरूर अपन जान सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन हेतु या मूल्यांकन किन विधियों से किया जाए उसके लिए विधियां पूछी हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा यहाँ पे सीधा सा उत्तर। अगला आपका प्रश्न कि उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाए इसको। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाया जाए। तीसरा विद्यार्थी का वर्गीकरण कराने में ये सक्षम हो। और 4 है उपयुक्त सभी। तो सारी बातें ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका आंसर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न, बालकों की अशुद्धियों को दूर करने का उत्तम उपाय क्या है? 1 बोलते समय बालकों की अशुद्धियों को दूर करना। 2 है श्यामपट्ट पर अभ्यास कराना या करना। तीसरा है सस्वर वाचन का अभ्यास करना। और चौथा है अध्यापक को अपना आदर्श प्रस्तुत करना। तो बालकों की अशुद्धियों को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय क्या है? देखिए यहाँ पे सही उत्तर रहेगा अध्यापक को अपना आदर्श प्रस्तुत करना। स्वयं अध्यापक अगर अशुद्धियाँ नहीं करेगा तो बच्चे भी उसका आचरण करेंगे, बच्चे भी अशुद्धियाँ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 4 मित्रों इसका आंसर आपका रहेगा। चलिए ये आपके 30 प्रश्न थे मित्रों, और 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी प्रश्न में अगर डाउट है तो वह भी बताएं, ज़रूर से ज़रूर समाधान करने की कोशिश करेंगे साथियों। और इस सीरीज़ को लगातार मैं जारी रखूँगा। इस समय जो है वो आपके साइकोलॉजी और हिंदी दोनों के मिक्स रूप से पेपर आएंगे, कभी साइको का आएगा तो कभी हिंदी का आएगा, है ना। कुछ दिन वगैरह अपन फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए संपूर्ण सिलेबस से पेपर बन रहे हैं हिंदी और साइको के, तो निश्चित ये सीरीज अपनी चलती रहेगी। और इसमें एक मतलब कभी हिंदी का कभी साइको का ले लेंगे, या 2-3 दिन लगातार हिंदी, 2-3 दिन लगातार साइकोलॉजी, या बीच बीच में किसी को उठा लेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस होती रहेगी और कंटिन्यूटी अपनी बनी रहेगी। बाकी 9 बजे आपका साइंस का फिक्स है कि 9 बजे आपको साइंस का वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है साथियों, और मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।